नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी भाजपा। 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा अभियान। कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कल घोषित किए जाएंगे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के नतीजे। 10वीं और 12वीं दोनों के परिणाम एक साथ होंगे जारी। नेलांग घाटी से भारतीय सेना ने शुरू किया सूर्यदेव भूपि चैलेंज। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने साइकिलिंग को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मिल रहा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को लाभ। पिछले 5 वर्षों में रुद्रप्रयाग में बने 5261 आवास। और पंतनगर विश्वविद्यालय ने विकसित की मसूर और मटर की उन्नतशील 3 प्रजातियां। सामान्य प्रजातियों की तुलना में लगभग 25% ज्यादा होगा उत्पादन। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। यह अभियान 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। जिस लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ अपना दावा करता है, वो किसी गरीब मुसलमान के हित में नहीं आती थी। ऐसे में इस कानून में संशोधन जरूरी हो गया था। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी, वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम कल सुबह 11 बजे उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uarEsults.nic.in पर जारी किया जाएगा। छात्र अपना विवरण दर्ज करने के बाद इस वेबसाइट पर परिणाम देख सकेंगे। लाखों स्टूडेंट्स इस परीक्षा के नतीजे घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिणाम आने के बाद छात्रों के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा, जिसके चलते आने वाले समय पर छात्र अलग अलग क्षेत्र में जाकर सफलता हासिल करेंगे। इससे राज्य का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। गौरतलब है कि इस साल उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं में 94,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। मैं सभी हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को
बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़ें और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर मध्यमा की परीक्षा में श्रीनगर के छात्र अभिषेक ममगाई ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभिषेक ममगाई जय दयाल अग्रवाल संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय श्रीनगर के छात्र हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा में भी इसी विद्यालय के 2 छात्र प्रदेश में 5वां और 6वां स्थान हासिल करने में सफल रहे। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर टॉपर अभिषेक ममगाई ने कहा कि वो नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ाई करते थे, अब वो स्नातक की पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें गुरुजनों और पारिवारिक लोगों का भरपूर सहयोग मिला। मैं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष यानी 12th में जब गया था, उस समय से ही मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया था कि मैं अपने एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करता था। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद जो भी था, सारा सबका एक टाइम टेबल था। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना दिन पूरा करता था और दिन में सारा पढ़ाई का 8 घंटे पढ़ाई को देता था और साथ ही साथ जो गेम्स वगैरह और अनदर एक्टिविटीज़ है उसको भी टाइम देता था। अभिषेक द्वारा राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने पर अभिषेक के पिता अरविंद ममगाई ने शिक्षकों का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुजनों की मेहनत से ही अभिषेक आज राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया है। आज के उसमें अपने जीवन को अगर आगे आपने बढ़ाना चाहते हो, सही उस पर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एकमात्र जो है शिक्षा ही जो है आधार है। और हमने काफ़ी इस पे मतलब जोर दिया है पढ़ाई पे इसकी, और ये उसमें खरा उतरा है 100%। तो इसके लिए मैं इनके गुरुजनों को, इसके विद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनके माध्यम से ये लड़का जो है आज इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी में पास आउट हुआ है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीलांग घाटी से भारतीय सेना ने सूर्य देवभूमि चैलेंज के अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट के 3 दिवसीय साइकिलिंग को रवाना किया। इस साइकिलिंग को उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिलिंग और दौड़ लगभग 110 किलोमीटर हिमालय क्षेत्रों की अति दुर्गम रास्ते से होकर निकल रही है। इसमें सेना और आम नागरिक सहित कुल 140 लोग शामिल हैं। 19 अप्रैल को सुबह भटवाड़ी से पर्वतीय पैदल हिमालयी रास्तों और खड़ी चढ़ाई पर 37 किलोमीटर की रनिंग बूढ़ा केदार तक होगी। वहीं तीसरे दिन घुत्तू और अगले दिन सोनप्रयाग के लिए रवाना होगी। ये प्रतियोगिता भारत में आयोजित अब तक की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक है। ये वो आयोजन है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का उत्सव है, साथ ही हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और भारतीय लोगों के अथक परिश्रम का प्रतीक है। चैलेंज आपको पता है, ये देवभूमि की शाश्वत भावना का जश्न है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो सूर्य देवभूमि चैलेंज है, ये एक एंड्योरेंस एक्सपीडिशन है जिसमें सबसे पहले तो साइकिलिंग है और उसके बाद में ट्रेल रन है। जो साइकिलिंग पार्ट है वो तकरीबन 105 किलोमीटर का है और जो ट्रेल रन है वो 2 दिन के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है। पहले दिन तकरीबन 37 किलोमीटर और दूसरे दिन 40 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है। सूर्य देवभूमि चैलेंज का ये इवेंट पहली बार किया जा रहा है। ये भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन के सौजन्य से किया जा रहा है। ये अपने आप में एक अनूठा चैलेंज है। मैं रेस डायरेक्टर हूँ सूर्य देवभूमि चैलेंज का, और ये जो सूर्य देवभूमि चैलेंज है ये पहली बार हो रहा है जो इंडियन आर्मी और जो उत्तराखंड पर्यटन है उसके सहयोग से हो रहा है। ये एक अपने आप में विश्व में एक अनूठा चैलेंज है जिसको यहाँ पे क्रिएट किया है इंडियन आर्मी ने। आरजे आदि भी इस इवेंट में प्रतिभागियों का हौसला बुलंद करने के लिए लगे हैं। उनका कहना है कि पहाड़ का पलायन रुक सके, इसके लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए।
बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और रेडियो मिर्ची की तरफ से, जो कि एक अनहर्ड प्लेसेस को जो है जोड़ रहा है एंड द मैसेज ऑफ री माइग्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है इन टॉपिक है और शायद ये इनिशिएटिव और लोगों को इस पहाड़ों पे लगेगा, इसकी खूबसूरती दिखाएगा एंड इन फ्यूचर जो वाइब्रेंट विलेज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो जगह जगह पहुंचेगा। पहली बार साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए आज मेलोंग घाटी में साइकिलिंग का आयोजन किया जा रहा है और इसमें यह रेस लेलोंग घाटी से बटवाड़ी तक 110 किलोमीटर की होनी है और इसमें कई 140 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिसमें 7 महिलाएं इस इवेंट में हैं और आइए जानना चाहते हैं कि आप इस इवेंट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, इस इवेंट को लेकर हम बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं एक्साइटेड हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अपने उत्तराखंड में, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील हो रही है क्योंकि हम पहाड़ से और पहाड़ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं और हम साथ में इनका साथ दे रहे हैं करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही एनर्जी हम लोग को मिल रही है और पूरा करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम पूरा कंप्लीट करें। केंद्र सरकार देश के उन परिवारों को पक्की छत देने के प्रयास में है जो संसाधनों के अभाव में अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के गरीबों को भी लाभ मिल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड के सीशो गांव के वर गौतम भट्ट कहते हैं कि उनका मकान कच्चा और जीर्ण शीर्ण था। वे वहां अपने परिवार सहित मजबूरी में रहते थे, किंतु केंद्र सरकार ने उन्हें पक्का मकान देकर उनके जीवन में बहुत बड़ा सहारा दिया है। आज की तारीख में ये जो मेरा ये मकान निकला है ये भारत सरकार की ओर से, और अब सबसे बड़ा श्रेय तो माननीय मोदी जी को जाता है। हम जिस जीर्ण स्थिति में थे जो हमारा पुराना मकान था, अभी भी आप उसका वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बरसात हो चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, वहाँ अंदर रहने में, या हम तो मजबूरी में रहते थे लेकिन बाहर वाला जो उस मकान को देखता है वो हमको डराता है तो इस मकान में कैसे रह पाते। तो जो ये भारत सरकार है और माननीय मोदी जी की जो योजना आई है प्रधानमंत्री आवास की, उसी के बदौलत से हमने ये कार्य योजना शुरू किया। हम बहुत गरीब आदमी था, मतलब कच्चो मकान छो, अब मतलब ये से हमते बहुत लाभ मिली बस। और आवास हमते तब बहुत हमते बहुत बहुत धन्यवाद देना जो तुम हमते पक्को मकान को सारू देने की, मतलब जर से हम करता जर से सरकार से मदद मिली हमते तब बहुत सारू मिली हमते। इसी गांव के पुरुषोत्तम भट्ट और उनकी पत्नी कांता देवी भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होकर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वे बीमार होने के साथ बेरोजगार भी थे और उनका मकान काफ़ी कच्चा था जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब काफ़ी आराम है। हमारे स्थिति है कि हम मकान चोंद छो, बच्चा भी परेशान था, हम भी परेशान था, हम कच्चा मकान पर हम तो बहुत परेशानी है। क्या मोदी बेचारो भलो हान ते बेचारा हम तई दर से मदद करे हमारी, तब जे हम ये मकान बनाए, हम तो पक्को मकान मिली। केंद्र सरकार के सबको पक्का घर देने के संकल्प को रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन जनपद के तीनों विकास खंडों में पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5,265 स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों की सापेक्ष 5,261 आवास गरीब लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। PMAY में 2020-21 से लेके अब तक के जो आवास थे हमारे पास केवल 5,265 हमने सैंक्शन किए थे। 5,265 में से हमने केवल 4 आवास हमारे अवशेष रहे जिसमें हमने 3 लोगों की रिकवरी निकाली है, जिसमें रिकवरी की जा सकती थी, और एक ऐसा आवास था जो किसी कैटेगरी में था जिसमें हमने इर्रिकवरेबल लॉस में उसको डाला है और उसको शासन ने माफ़ भी कर दिया है। इस तरह से हमारा 99.9% हमारा जो है वो था, इसकी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में नए साल के लिए जो सर्वे चल रहा है, सर्वे का समय बढ़ा दिया गया है और मेरा सभी जनपद वासियों से ये अनुरोध है कि किसी भी गरीब आदमी को जिसके पास आवास विहीन पात्रता के साथ पूरी करता हो, उसका आवास लेने से वंचित ना हो जाए।
हमारे जितनी भी 333 ग्राम सभाएं हैं उनमें सभी में सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और ये इस माह के जो है अंत तक ये कार्य चलेगा। भारत के मध्य, पूर्वी और उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों के किसान मसूर और मटर का अधिक उत्पादन कर अब अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए हरित क्रांति का श्रेय लेने वाले गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मसूर और मटर की उन्नतशील 3 प्रजातियां विकसित की हैं, जिनका हाल में ही भारत सरकार ने नोटिफिकेशन किया है। इसकी खासियत है कि सामान्य प्रजातियों की अपेक्षा करीब 25% अधिक उत्पादन होगा। ये प्रजातियां मुख्य बीमारियों और कीटों के प्रति अवरोधी हैं, जिस कारण दवाओं का उपयोग न के बराबर है। वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षकों ने खुशी जताई है। दलहन में और बेहतर प्रजातियां विकसित करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के आनुवांशिकीय और पादप प्रजनन विभाग के वैज्ञानिक और फसल अनुसंधान केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉक्टर S.K. वर्मा, डॉक्टर R.K. पवार और डॉक्टर अंजू अरोड़ा अखिल भारतीय दलहन सुधार परियोजना में वर्ष 2014-15 में मसूर और मटर की उन्नत प्रजाति विकसित करने में जुट गए थे। पंत मसूर 16, पंत मटर 509 और पंत मटर 517 प्रजाति को विकसित करने के बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर को भेजा गया था, जिसका देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपज, रोग और कीटों से संबंधित परीक्षण 3 वर्ष तक कराया गया। जो ये उन्नतशील प्रजातियां उत्तर भारत के पर्वतीय, मध्य के मैदानी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए अनुकूल पाई गई और परीक्षण में सफल रही। देखिए, विगत वर्ष भारत देश में लगभग 240 लाख टन दालों का उत्पादन हुआ था, जो कि देश की दलहन की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी था। विगत वर्ष हम लोगों द्वारा लगभग 30 से 35 लाख टन दालों का आयात किया गया और इन आयात की जाने वाली दालों में अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल शामिल थी। इसी का कारण ये है कि इस वर्ष बजट में भारत सरकार द्वारा एक 6 वर्षीय दलहन को बढ़ाने के लिए एक 6 वर्षीय मिशन लॉन्च किया गया है और इसी क्रम में पन्ना विश्वविद्यालय, जो कि दलहन की एक से बढ़कर एक उन्नत प्रजातियां देश को देने के लिए जाना जाता है, उनके द्वारा अभी 3 नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनमें एक मसूर की पंत मसूर 16, 2 मटर की पंत मटर 517 और 509 शामिल हैं। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में हुए छात्र संघ समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गढ़वाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए विभिन्न नवीन कार्य योजनाओं पर काम कर रही है। युवा शक्ति देश का भविष्य है और सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, जिससे राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान में 20 मॉडल कॉलेज, महिला छात्रावास, IT लैब, परीक्षा भवन, एस्ट्रो पार्क और साइंस सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्य में स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनमोहन सिंह रौथार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को यथासंभव सहायता प्रदान करेगी। छात्र संघ 2024-25 का उद्घाटन था। छात्र संघ जो पदाधिकारी थे उनको शुभकामनाएं और उनके विचारों को सबने सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुना
उन्होंने प्रेरणा दी छात्रों को कि किस तरह से सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है, और साथ ही उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो उत्तराखंड ने विकास दर में जो प्रथम स्थान किया है, उसके लिए हम सब ने उनको बधाई दी है। छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि हमने छात्रों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। राज्य सरकार जितनी सहायता इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की कर सकती है, उसके लिए अनुरोध किया गया है। छात्र संघ समारोह 2025 गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन वाले मैदान में आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी रहे। विशेष अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी थे, और अति विशिष्ट अतिथि धन सिंह जी थे, और विशेष अतिथि विनोद कंडारी जी थे, और विशेष उपस्थिति हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ महासचिव जी थी। और इस समारोह में हमने छात्रों से संबंधित जो विषय जो सीएम मतलब राज्य सरकार से हो पाए, उन विषयों को उनके बीच रखा है। और हमारे सीएम साहब से अभी काफ़ी बातचीत भी इस विषय में हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो राज्य सरकार के लेवल के जो विषय हैं उनको वो पूरा करेंगे, और हमें ये उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। तापमान में वृद्धि के साथ ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं का भी खतरा बढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। जंगल की आग को रोकने के लिए इस बार कई नए प्रयोग भी किए गए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाने के साथ ही पहले के मुकाबले मानव संसाधन को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि रोकने में जन सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए स्थानीय लोगों से ग्राम समितियों के माध्यम से सहायता ली जाएगी। नवाचारों के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं पिछले 3 वर्षों में, और इस वर्ष उसी कड़ी में जैसे सबसे पहली बार जिला प्रशासन को भी वनाग्नि को कम करने में हम लोगों ने शामिल किया था, और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के अंदर वनाग्नि के लिए समिति बनाई गई थी। इसका फायदा ये हुआ कि जिला प्रशासन के हस्ते के कारण हमें गाड़ियों और मैन पावर की उपलब्धि, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन मद से भी करोड़ों रुपए तमाम जिलों को मिला, जिससे कहीं ना कहीं इसमें अंकुश लगाने में भी सफलता मिली। दूसरा, हम लोगों ने जन सहभागिता को इसमें सर्वोपरि माना, ताकि जब तक इसमें रिस्पांस टाइम कम नहीं होता तब तक आप वनाग्नि पर बहुत जल्दी अंकुश नहीं लगा सकते। तो जन सहभागिता के कारण हम लोगों ने करीबन अभी तक 472 जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बना करके और 30,000 रुपये इंसेंटिव हर समिति को देने का निर्णय लिया, ताकि तात्कालिक अवस्थाओं को पूरा भी कर सकें और इसके अच्छे नतीजे भी हमें मिले। उत्तराखंड में मिशन बंदर अभियान के तहत अभी तक 1,41,000 बंदरों का बंध्याकरण किया जा चुका है। इस अभियान का उद्देश्य बंदरों की आबादी को नियंत्रित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बंदरों के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। ये अभियान मुख्य रूप से बंदरों के बंध्याकरण पर केंद्रित है, जिससे उनकी आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस अभियान को हमने एक मिशन के रूप में लिया है। ये बंदर भी नए उपाय नहीं है कि आज ही कल में कोई इम्पोर्ट करके लाया हो। ये बंदर एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या को भी हमने एक मिशन के रूप में लिया है। और इसका कारण था कि जो मंकी मिशन आज से 10 वर्ष पूर्व बना था, उस मंकी मिशन में 3 वर्ष में जितने बंदरों का बंध्याकरण किया गया उस 7 वर्षों में उससे कई गुना ज़्यादा हमने 3 वर्षों में करके दिखाया। आज तक हम 1,41,000 बंदरों का बंध्याकरण कर चुके हैं, और 7 वर्षों में मुश्किल 40,000 बंदरों का बंध्याकरण किया गया था। तो वो इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही चल रहा है। चमोली जनपद के थराली मुख्य बाजार के लिए परेशानी का कारण बनी पिंडर नदी को सिंचाई विभाग के माध्यम से चैनलाइज करने का काम लगातार जारी है। पिंडर नदी को थराली में 1,250 मीटर तक चैनलाइज किया गया है, लेकिन यहां के स्थानीय निवासी पिंडर नदी के चैनलाइजेशन से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सिर्फ चैनलाइजेशन से समस्या का समाधान नहीं होगा, नदी से निकले मलबे का चुगान होना जरूरी
जरूरी है। बीते समय में भी नदी का चैनलाइजेशन हुआ था, लेकिन मलबे को नदी से ना निकाले जाने से स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। बरसात के समय थराली में पिंडर नदी के उफान पर होने से हर साल करोड़ों टन मलबा भर जाता है। इसका मुख्य कारण पास की प्राणमती नदी है, जिससे यहाँ पर बाजार में बाढ़ से भारी नुकसान होता है। नदी में जब लास्ट टाइम गाद भर गई थी और नदी का तल अपने सामान्य तल से जो है कि 7 से 8 मीटर ऊपर बढ़ गया था, तो तब भी ये चैनलाइजेशन का काम पिछली बार भी हुआ था। तो हमारी मांग तब भी यही थी कि इस मलबे का उठान नितांत आवश्यक है। इस बार भी सेम चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी ज़्यादा गाद भरी है, अपने सामान्य तल से नदी 7-8 मीटर भर गई है और मलबे का जो उठान किया गया हो नदी के दोनों साइड लगा दिया गया है। अगर इस मलबे का उठान नहीं हो पाया तो सेम जैसे पिछले साल की स्थिति थी वैसी हो जाएगी। मैं सन प्रशासन और खनन विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ करवाया और चैनलाइजिंग काम तो हो रहा है, पर इसको जब तक ये उठान नहीं होगा तब तक ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हम लोगों। और थराली की जो ये थराली बाज़ार की जो नीचे रहने वाले जो मार्केट के लोग हैं, इन लोगों को तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि जब ये यहाँ से ये खनन विभाग इसको उठाएगा, जिससे नदी में फिर मलबा उसी स्थान पर चले गया अपना, और उसी स्थान पर जाने से तो पानी का जो रुख था ऊपर हो गया। और इस बार भी वही कार्य किया जा रहा है, धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस चैनलाइजेशन के काम में मुझे लगता है कम से कम 3 या 4 महीने का समय लग जाएगा और इस मलबा का उठान नहीं हो पाएगा। और जब तक इस मलबे का उठान नहीं हो पाया तब तक ये नदी का स्तर नीचे नहीं जाएगा और अन्यथा इस थराली मार्केट को खतरे की जद में बना रहेगा। के द्वारा मांग की जा रही है इसमें जल्द से जल्द रिवर ड्रेजिंग के कार्य लगाए जाएं। जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर संदीप तिवारी का कहना है कि पिंडर नदी में 1250 मीटर का चैनलाइजेशन सिंचाई विभाग ने किया था। नदी से मलबा हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया होने के बाद यहां से मलबा हटाया जाएगा। अभी देखिए चैनलाइजेशन का काम चल रहा है। 1250 मीटर का कार्य था जो चैनलाइजेशन का सिंचाई विभाग कर रहा था। तो जो भी मलबा एकत्रित हुआ है उसमें माइनिंग ऑफिसर ने ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही जो टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार होगा उसका भी ऑक्शन हम करवा देंगे। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी भाजपा। 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा अभियान। कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कल घोषित किए जाएंगे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के नतीजे। 10वीं और 12वीं दोनों के परिणाम एक साथ होंगे जारी। नीलांग घाटी से भारतीय सेना ने शुरू किया सूर्य देवभूमि चैलेंज। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने साइकिलिंग को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मिल रहा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को लाभ। पिछले 5 वर्षों में रुद्रप्रयाग में बने 5261 आवास। और पंतनगर विश्वविद्यालय ने विकसित की मसूर और मटर की उन्नतशील 3 प्रजातियां। सामान्य प्रजातियों की तुलना में लगभग 25% ज्यादा होगा उत्पादन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।